हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो मैं 2 दिनों से चाह रहा था कि मैं माई वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो लिखा गया है, लिखा हुआ जो एक स्पीच है, उसको ऐसे भी कह सकते हैं आप। वो स्पीच जो उन्होंने इटली में डिलीवर किया था, उसका मैं समरी लेकर के आऊँ। लेकिन बहुत ही लेंदी वीडियो बन रहा था, जिस वजह से मैं चाह रहा था कि वीडियो लेंदी ना हो। दैट्स वाई मेरी तरफ से देरी हो रही थी, लेकिन फाइनली आज वो वीडियो भी आ जाएगा। और कल आपका एग्जाम है, तो एग्जाम से पहले पहले मैं करीब करीब वीडियो तो दे ही चुका हूँ। तो आज की डेट में जो मैं वीडियो दूंगा वो माई वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। यह एक है कि उनका ये ऐसे है जो कि एक स्पीच का पार्ट है, जो कि उन्होंने इटली के मिलान शहर में उन्होंने डिलीवर किया था। तो इटली तो फेमस है ही, और मिलान खास करके, क्योंकि जब भी आप वर्ल्ड वॉर 2 की बात करते हैं तो उस समय मुसोलिनी का किस प्रकार से फांसीवाद का प्रकोप इटली में रहा। कॉमरेड मुसोलिनी, जिसको कि बड़ी ही निर्मम तरीके से पहले तो मारा गया, उसके बाद उसकी लाश के साथ भी निर्ममता बरती गई। मतलब निर्ममता क्या, जैसा किया उस तरह का भोगना पड़ा उसको। बहुत ही क्रूर था, वो डिक्टेटर बन गया था। पहले तो वो एक ब्लैक यस ब्लैक स्मिथ के यहाँ वो जन्मा एक लड़का था, सीधा साधा ही था शुरू में। सैनिक वहां बनने की प्रक्रिया है कि आपको 3 साल सेना में सेवा देना ही है। तो उसने मतलब मुसोलिनी ने वहां सेवा न देने के चक्कर में वो दूसरा देश भाग जाता है कि इनको देश में सेना में सेवा न देना पड़े। और फिर बाद में फिर से अपना देश इटली लौटता है, जहाँ की वो सेवा भी देता है, फिर बाद में जाकर के सैनिक में, और फिर एक न्यूज एजेंसी को वो ज्वाइन करता है और वहां का वो एडिटर बन जाता है। और उसके बाद वो सरकार के खिलाफ काफी कुछ लिखने लगता है, उलझुलुल। और इसी से वो जनता के बीच में फेमस हो जाता है। और जनता के बीच में फेमस होने के बाद वो वहां कुप करवा देता है, मतलब तख्ता पलट करवा देता है, और वो वहां का शासन व्यवस्था संभालने लगता है। तत्पश्चात वो डिक्टेटर बन जाता है। तो ये कहानी उसी मिलान की है। और उसी मिलान में जब वो उसका डिक्टेटरशिप खत्म होने की बारी आई, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने पर रहा, तो उसको भी पकड़ा गया था। और पकड़ करके जब उसका डेड बॉडी जो है वो मिलान लाया गया, तो उसकी बॉडी के साथ इतनी बर्बरता बरती गई थी कि मैं यहाँ कैमरे के सामने इसको मैं कह नहीं सकता। क्योंकि एज अ लिटरेचरर हम लोग साहित्यिक बातें कर रहे हैं, और साहित्य में ये खून खराबा वगैरह का बातचीत नहीं होता है। तो इसलिए एक जाति को भी मद्देनजर रखते हुए मेरी कभी भी मंशा नहीं लगी खून खराबे वाली बात यहाँ पर हो। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के, आपका 3 मिनट मैंने ऐसे ही ले लिया, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग बात करते हैं माई वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब मेरा जो आवाज है वो मानवता की ओर। तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो जीवनी है, जीवन परिचय देख लेते हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर जी से हर कोई अवगत है, क्योंकि जन गण मन उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, जो कि हमारा राष्ट्रीय गान है। खैर पूरा मैं नहीं गा सकता बैठे बैठे, उतनी मेरी औकात नहीं है कि मैं जन गण मन या राष्ट्रीय गान का मैं किसी भी प्रकार से अवहेलना या किसी प्रकार से कुछ खिलाफ करूं, जो कि मेरे जमीर को शोभा नहीं देता। तो इसलिए हर कोई, हर मतलब देश का एक एक नागरिक, एक एक बच्चा जो है वो जनगण मन का सम्मान करता है, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय गान है। That's it। तो मैं बैठे बैठे नहीं गा सकता। तो मैं पूरा भी गा सकता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो फेमस जो थे वो पोएट थे, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर एक फेमस पोएट थे, राइटर थे, नोवेलिस्ट थे, और कंपोजर भी थे, गाना भी वो गाते थे। तो उनको पॉलीमैथ भी कहा गया। 7 मई 1861 को जन्मे रविंद्रनाथ टैगोर, कोलकाता में। पहले कलकत्ता हुआ करता था, ब्रिटिश शासन के अधीन ही वो जन्मे, और ब्रिटिश शासन के अधीन ही 1941 7 अगस्त को उनकी डेथ हो गई। और वो जो पाश्च शिक्षा है, मतलब वेस्टर्न एजुकेशन, उसके बहुत वो खिलाफ थे। इसी की वजह से उन्होंने खुद का एक विद्यालय बनाया था, शांति निकेतन। तो चलिए हम लोग टोटल 27 पैरा देखेंगे, 27 पैराग्राफ देखेंगे। और 27 पैराग्राफ का हम सिर्फ हेडिंग बताएंगे, और हेडिंग के साथ साथ डिस्कशन कर देंगे। और आपके एग्जाम में जिस भी तरह का क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व करके ही आएंगे। 27 तरह का हेडिंग आपको बताने के बाद उस हेडिंग के अनुसार जो जो चीजें, जो जो कंटेंट में बताऊंगा आपके सामने वीडियो के माध्यम से, वही सब आपको कोट कर देना है वहां पर जाकर के। तो आपका नंबर कोई नहीं काट सकता, बस ट्रांसलेट कर करके उसको कोट कर देना है। तो सबसे पहले जब वो 1928 ईस्वी में इटली में वो ऑडियंस के सामने रूबरू होते हैं, एज लाइक मी एंड यू, जैसे रूबरू हो रहे हैं। एक्चुअली ये वन वे ऑफ कम्युनिकेशन है, तो आप सामने नहीं है इस समय,
लेकिन कभी ना कभी तो आप देखेंगे ही। तो मान लीजिए यू आर ऑडियंस और हम यहाँ पर, खैर यहाँ पर जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं और वो अपना स्पीच डिलीवर करने वाले हैं वो 1928 को। तो वो सबसे पहले वहां के लोगों से माफी मांगते हैं, एक्सप्लेनिंग द लैंग्वेज बैरियर। वो अपने लैंग्वेज बैरियर के बारे में बताते हैं। चूंकि वहां का जो लोकल लैंग्वेज था, उस वहां इटली मिलान का जहां पे वो स्पीच देने गए थे, तो उनको वहां का लोकल लैंग्वेज नहीं आता था। लोकल लैंग्वेज नहीं आने के कारण वहां के जनता से वो माफी मांगते हैं, अपोलाइज करते हैं कि भाइयों बहनों मुझे लोकल लैंग्वेजेस नहीं आती है, इसलिए आप मुझे क्षमा करें और मैं इंग्लिश में ही आपको स्पीच डिलीवर करूंगा। फिर दूसरा पैराग्राफ हम लोग देख लेते हैं। दूसरा पैराग्राफ में क्या होता है, और हाँ ये बात याद रखिएगा, गीतांजलि के लिए ही उनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। नोबेल पीस प्राइज जो उनको मिला था वो गीतांजलि के लिए ही मिला था। नोबेल पीस प्राइज मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा ये स्टार्टिंग किया गया था। मतलब वो डायनामाइट बना दिया था, मतलब पूरी तबाही, मतलब डायनामाइट से जानते ही हैं कि पूरी तबाही आती है, पहाड़ पर्वत उड़ाए जाते हैं और बहुत कुछ उड़ाए जाते हैं, तो इससे तबाही। तो उनको लगा कि मेरे तरफ से कहीं ना कहीं गलती कर दी गई है, इसलिए उनके द्वारा एक, जो अल्फ्रेड नोबेल ने जो डायनामाइट को पेटेंट करवाया था, तो उन्होंने कहा कि इसका जो पेटेंट का जो पैसा आ रहा है, डायनामाइट जहां भी यूज होगा, मान लीजिए हम यहाँ पर डायनामाइट यूज करेंगे कर रहे हैं, तो चिंता मत कीजिए, हम नहीं यूज करेंगे, एक एग्जांपल दे रहे हैं। तो डायनामाइट सपोज डेट कि यहाँ पर है, और हम जो डायनामाइट खरीदे हैं उसका कुछ हिस्सा जो है वो अल्फ्रेड नोबेल के जो पेटेंट करवाए हैं। पेटेंट और बायोपेरेसी एक टर्म है जो कि बायोलॉजी में आप पढ़ते होंगे। तो वहां उनके खाते में पैसा चले जाएगा, और उसी पैसे से साहित्य के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, हाँ याद रखिए, खून खराबा वाले क्षेत्र में यहाँ इसका नोबेल प्राइज नहीं मिल सकता है आपको। यदि आप पीस वाला काम कुछ कर रहे हैं, आप संगठन दुनिया सबको, सब में पीस फैला रहे हैं, शांति फैला रहे हैं, शांति दूत के रूप में काम कर रहे हैं, तभी आपको नोबेल पीस प्राइज मिलेगा। तो खैर, तो इनको गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला। उसके बाद जो ये सेकंड पैराग्राफ है, ऑथर एक्सप्लेन्स व्हाई ही थिंक्स इट इज अ पिलग्रिमेज, मतलब यूरोप को वो तीर्थ स्थान बोल रहे हैं। अब किस सेंस में तीर्थ स्थान बोल रहे हैं, अब वो हम लोग समझ लेते हैं। तो चूंकि ऑथर का मानना था, लेखक का मानना था, रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि यूरोप जो है अपने विकास के लिए जाना जाता है। विकास था तभी तो वो कितने देशों को, इवन अमेरिका तक को अपनी कॉलोनी में शामिल कर लिया था, गुलाम बना लिया था। तो यहाँ कितनी मतलब यूरोप में शक्ति है, क्या पावर है यूरोप की धरती में, जो कि इतना सारा मतलब विकास कर लेता है। ऐसी क्या कारण है, ऐसी क्या स्फूर्ति है इन लोगों में जो विकास हो रहा है। इसीलिए वो यूरोप को देखने के लिए बेहद उत्साहित थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं यूरोप को एक तीर्थ स्थान मान रहा हूं। यूरोप एंथरल द ऑथर, हाँ, तो यूरोप जो है उनको घर कर जाती है कि हमको यूरोप देखना है, यूरोप के लोग कैसे हैं, यूरोप की मिट्टी कैसी है जो इतनी उर्वरक है और इतनी शक्तिशाली है, जो कि ऐसे ऐसे फिलोसोफर, ऐसे ऐसे कवि को ये जन्म दे रही है, और इस तरह से विकास हो रहा है। ऑथर सेट, यहाँ वो यूरोप की बड़ाई कर रहे हैं। ऑथर सेट फुट इन इटली इन 1878, और उन्हीं उसी स्पीच में कहते हैं वो कि मैं ये पहली दफा नहीं है, ये पहली दफा नहीं है कि मैं यूरोप आया हूं, इससे पहले भी मैं 1878 ईस्वी में अपने भैया के साथ, इट मीन उसके उनके बड़े भैया जो थे उनके साथ वो यूरोप गए थे। यूरोप में जो उनका बोट था, जो जहाज था, वो सबसे पहले ब्रिंदसी ब्रिंदसी इटली में ही रुका था, जहां पे वो स्पीच दे रहे थे मिलान में। तो वहां जो इटली देश है उसी के एक शहर ब्रिंदसी में, ब्रिंदसी के पोर्ट पर रुका था स्टीमर, और वहां से फिर वो एक सस्ता सा होटल में वो चले गए भैया के साथ वो गए थे वहां यूरोप। अब यूरोप क्यों गए थे वो हम 17th पैरा में डिस्कस करेंगे। अ फ्लीटिंग इनकाउंटर विथ मेड इन द इन और एंड चार्ड, तो वो जो गए थे यूरोप, तो वो एक सस्ता सा होटल में, मतलब ऐसी होटल में रुकते हैं जहाँ की बहुत कम ही फैसिलिटी रहती है, लेकिन हाँ उनको ये पर्याप्त लगता है, और उनको यूरोप जो है वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम गए थे। तो उनको लग रहा था कि यूरोप को वो पहले से ही देखना चाहते थे। उनका इंग्लिश उतना बढ़िया नहीं था, लेकिन फिर भी वो इंग्लिश के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान लिया करते थे, न्यूज वगैरह को देखा करते थे, और यूरोप के बारे में वो बहुत कुछ जान रहे थे। तो इसीलिए उनको यूरोप बहुत अच्छा लग रहा था। यूरोप में जो विकास हो रहा था उन सब के लिए वो उत्साहित था, और यूरोप को वो घूमना चाहते थे पूरा। तो इसीलिए पहले दिन तो वो होटल में रुके जहां पे कि लेस फैसिलिटी था। व्हाई ही वाज बीन सेंट टू इंग्लैंड, तो उनको इंग्लैंड क्यों भेजा गया था। अब इस
मुद्दे पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो उनको इंग्लैंड इसलिए भेजा गया था क्योंकि यहां पर जब वो थे तो वो पहले में ही मैंने बता दिया कि वेस्टर्न शिक्षा के वो विरोधी थे। उनका मानना था कि चार दीवारी के भीतर बैठकर ज्ञान की बातें नहीं हो सकती, ज्ञान जो है वो दिमाग में नहीं घुस सकता चार दीवारी के अंदर। इसीलिए वो हमेशा स्कूल को बंक किया करते थे, स्कूल जाते ही नहीं थे। उनको स्कूल जाना अच्छा ही नहीं लगता था। उनको अच्छा लगता था खुले पेड़ के नीचे मुझे कोई पढ़ाए, खुले आसमान के नीचे पढ़े, ज्ञान की बातें करे, हर चीज की आजादी हो। स्कूल में आप देखते हैं कि ये नहीं करो वो नहीं करो। अब साइंस के पीरियड में यदि आप मैथ्स का कुछ बना रहे हैं या फिर सोशल साइंस के पीरियड में आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तब आपको कितनी डांट पड़ती है स्कूल में। तो उसी प्रकार से ये जो ऑथर है, लेखक महोदय है रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है ये करिकुलम स्कूल वाला, वेस्टर्न स्कूल वाला। उनको तो वैदिक सिस्टम वाला नॉलेज चाहिए था। देख रहे हैं, ये है राजा बनने की असली निशानी। इंग्लैंड अपियर सो कोल्ड सोल डिस्टेंट। तो जब वो इंग्लैंड में रहने लगे, वो तो गए थे इंग्लिश सीखने के लिए। हाँ, मैंने ये बताया ना कि उनको यहाँ पर स्कूल वगैरह अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए उनके माँ बाप ने कहा कि इसको इंग्लैंड ही भेज दो ताकि ये इंग्लिश वगैरह सीख ले। और उस समय तो इंग्लिश की बहुत वैल्यू थी। आज भले ही सब लोग कह रहे हैं कि अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत नहीं गई है, ऐसी सब बातें की जा रही है। लेकिन उस समय जो था, उस समय इंग्लिश की बहुत वैल्यू थी। अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट में जॉब मिल जाते थे यदि आपको इंग्लिश बोलना आता था तो। तो इंग्लिश सीखने के लिए उनके माँ बाप ने उनको इंग्लैंड भेज दिया अपने भाई के साथ। लेकिन उनको इंग्लैंड में भी मन नहीं लगा। इंग्लैंड अपियर सो कोल्ड सो डिस्टेंट। तो ये 10वां पैराग्राफ है। और ए फ्लीटिंग एनकाउंटर विथ मेड इन और चार्ट जो है वो 6, 7, 8 तीनों पैराग्राफ एक ही में मिला हुआ है। 9th पैराग्राफ जो है व्हाई ही हैज बीन सेंट टू इंग्लैंड, ये भी मैंने बता दिया। अब 10वां पैराग्राफ जो है इंग्लैंड अपियर सो कोल्ड सो डिस्टेंट। तो उनको यूरोप जो है वो ठीक नहीं लगता है क्योंकि वहां पर ठंड बहुत थी। वहां जो पेड़ पौधे तो थे लेकिन पेड़ पौधे में पत्ते ही नहीं थे। अब ठंड ही इतनी है, बर्फ जम जाती है तो पत्ते वगैरह झड़ जाते हैं। फिर उन्होंने देखा कि यूरोप में जो है वो आइसोलेशन का माहौल है, मतलब कोई किसी से बातचीत नहीं कर रहा है, सब अपने अपने काम में बिजी है। अकेलापन, अक्सर आप लोग यदि गांव से शहर जाते होंगे तो आपको लगता होगा कि यहाँ पर कोई बातचीत करने वाला नहीं है। यदि गांव की बात है तो गांव में किसी से भी बात कर लो, कोई भी बैठ करके घंटे घंटे किया करते हैं। लेकिन शहरों में तो किसी के पास समय ही नहीं है। लेकिन अक्सर समय नहीं भी रहना अच्छा ही बात है, क्योंकि थोड़ा आप बिजी रहेंगे तो अच्छा रहेगा। दुनिया जहान की बातों से कुछ होने जाने वाला नहीं है जब तक कि आपके पास अच्छी स्किल, अच्छे पैसे नहीं है तब तक। तो इंग्लैंड अपियर्स सो कोल्ड सो डिस्टेंट। तो उनको ठंडा बहुत यहाँ महसूस होता है, इसीलिए वापस जो है अपना होम टाउन चले जाते हैं, कोलकाता, कलकत्ता, उस समय कलकत्ता ही था। तो वो वापस जो है वो इंग्लैंड से कलकत्ता आ जाते हैं। तत्पश्चात क्या होता है 12वां पैराग्राफ में देखिए, द सीड ऑफ क्लासरूम फ्री एजुकेशन सोन। सोन मतलब होता है बोना। तो उनके द्वारा एक बीज बोया गया फ्री एजुकेशन का। मतलब सबसे पहले तो वो कलकत्ता आ गए, उसके बाद वो जो बहुत दिन तक गंगा के घाटों पर लिखते पढ़ते उसी में मशगूल रहते थे। क्योंकि स्कूल तो इन्होंने जाना छोड़ ही दिया था, इनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, ये बात ध्यान रखेगा। लेकिन फिर भी 100 से ज्यादा पोएट्री इनके द्वारा कंपोज किया गया है, शॉर्ट स्टोरी कंपोज किया गया है, जनगण मन तो फेमस है ही, और भी बहुत सारे चीज इनके द्वारा लिखा गया है, पढ़ा गया है, बहुत सारे गीत वगैरह वगैरह। तो कमी नहीं है। फॉर्मल एजुकेशन नहीं होने के कारण भी इनके पास बौद्धिक क्षमता वो थी जिसके कारण की आज भी इनको याद किया जाता है। और आने वाले अनंत काल तक, जब तक की मानव सभ्यता रहेगी तब तक उनको याद किया जाएगा। नाउ आइडिया ऑफ फ्री एजुकेशन टेक अ शेप। और फिर जो इनका फ्री एजुकेशन का जो आइडियाज था, विचार जो था, वो शेप में आना शुरू हो गया। पहले तो ये गंगा के किनारे दिन रात लिखते रहते थे, नोवेल, स्टोरी, पोयम, तमाम चीज लिखते रहते थे। फिर इनको लगा कि चलो भाई बच्चे को ही पढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चे से इनको एक अलग ही स्नेह था, प्रेम था। इसीलिए वो बोलते हैं कि बच्चे लोग आ जाओ मेरे पास, इकट्ठा हो जाओ, मुझे घेर कर बैठ जाओ और मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। तो पढ़ाने की जब बात आती है तो अक्सर गांव के पड़ोसी के बच्चे को जो है तो पड़ोस वाले लोग भी भेज देते हैं, चलो भाई बच्चे को भेज देते हैं, पढ़े लिखेगा, अच्छा ज्ञान लेगा। और ऐसे भी ये दिन रात लिखते रहते हैं। इंग्लैंड से आए हैं, और उस समय इंग्लैंड जाना क्या, आप यदि बिहार की राजधानी पटना भी चले जाते होंगे, मतलब समझ रहे हैं 1861 1878 की बात चल रही है। तो उस समय यदि आप पटना भी चले जाते होंगे, इवन भागलपुर भी चले जाते होंगे, कोई अच्छा सा शहर, तो आपका तो नाम है, वाहवाही है, चलो भैया देखो ये शहर देख के आया है। उस समय कौन शहर जाता था सर, बहुत कम लोग।
तो उनके द्वारा ओपन क्लासरूम, जिसका नाम शांति निकेतन रखा गया, शांत वातावरण, पेड़ के नीचे, जिसको जो करना है करो लेकिन पढ़ाई करो, हम पढ़ाएंगे। उनके द्वारा अलग अलग चीजों का साहित्यिक ज्ञान, सभ्यता की ज्ञान, ह्यूमैनिटी की ज्ञान, मोरल की ज्ञान, मोरलिटी, सारे गुण जो है बच्चों को सिखाया जाने लगा उनके द्वारा। फिर एक दौर आता है वर्ल्ड इवेंट अनसेटल द ऑथर। तो जो दुनिया में घटनाएं हो रही थी, जिस उसी के कारण ये अनसेटल हो जाते हैं। इनको फिर से लगता है कि एक बार यूरोप का भ्रमण किया जाए और वहां देखा जाए कि क्या हो रहा है। विजिट इंग्लैंड ब्रिंग मोर ग्लूम, और वो इंग्लैंड जो है वो विजिट करते हैं, और फिर वो कैलिस से CALAIS, स्पेलिंग याद रखिएगा, CALAIS, कैलिस से वो इंग्लैंड जाते हैं बाई ट्रेन। और उनको जो किनारे में जो दिखता है, पेड़ पौधे, हरियाली, तमाम चीजें, वो देख करके वो मोहित हो जाते हैं, वशीकरण महसूस करने लगते हैं, आकर्षित हो जाते हैं उन चीजों से, और उनको बहुत ही अच्छा लगता है। और उसी समय वो सोचते हैं कि देखो ये लोग कितनी अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, जो किसान वगैरह पेड़ पौधे बगल बगल में लगा रहे थे, तो ये सोचते हैं कि देखो कितने ये लोग अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, और एक तरफ ये लोग हैं जो अपने लस्ट से भर गए हैं, अपनी सिर्फ और सिर्फ भौतिकवाद की जीवन को जीना इन लोगों के द्वारा आरंभ कर दिया गया है। साथ ही साथ इन लोगों के द्वारा साइंस में जो है बहुत सारे विकास किए जा रहे हैं, और साइंस के विकास के साथ साथ विनाश का भी दौर लाया जा रहा है इनके द्वारा। अब एटॉम बम बन रहा है, तो एटॉम बम थोड़ी ना सही चीज है। अब AK-47 बन गया है, बस्ट में गोली निकलता है सर। तो ये कहीं लिखा हुआ है क्या कि AK-47 से सिर्फ गुनहगारों के ऊपर ही गोली निकलेगा, आतंकवादियों के ऊपर ही गोली निकलेगा? आतंकवादी के भी तो गोली हमारे ऊपर आ रहे हैं। तो कवि के या लेखक के अनुसार ये बिल्कुल गलत, वो एकदम इसका खंडन कर रहे हैं कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो फिर जो है वो 17th 18 19 पैरा में आप देख सकते हैं, ऑथर एग्जामाइन यूरोप बून एंड बैन। मतलब ऑथर के द्वारा ये एग्जामाइन किया गया कि यूरोप जो है वरदान के साथ साथ अभिशाप में भी डूब रहा है। आपने सुना होगा कि उद्योग, वरदान और अभिशाप, साइंस मतलब विज्ञान, वरदान और अभिशाप। तो उसी प्रकार यहाँ ऑथर भी इमेजिन कर रहे हैं, एग्जामाइन कर रहे हैं, प्रशिक्षण कर रहे हैं कि ये जो यूरोप है ये वरदान के साथ साथ अभिशाप में भी डूब रहा है। क्यों अभिशाप में डूब रहा है? तो बहुत सारे आर्टिलरीज, बहुत सारे जो एक्सप्लोजिव आइटम बनाए जा रहे हैं इनके द्वारा, जिससे कि लोगों को क्षति हो रही है, मानवता जो है वो शर्मसार हो रही है। आपने देखा होगा कि नागासाकी में, हिरोशिमा में बॉम्ब फेंक दिया गया, तो क्या वहां पे सिर्फ दुश्मन ही लोग मरे? क्या सैनिक ही सिर्फ वहां पर मरे? वहां पर बहुत सारे इनोसेंट लोग मारे गए। तो इसी सब चीजों का ये ऑथर खंडन कर रहे हैं कि इस प्रकार की चीजें नहीं बननी चाहिए। ऑथर स्ट्रेस रोल ऑफ साइंस। ऑथर जो है अब यहाँ पर बल देते हैं साइंस की। वो कहते हैं कि यूरोप में वाकई साइंस की बहुत ग्रोथ हो रही है, हर चीज का डेवलपमेंट हो रहा है, तो यूरोप को होना चाहिए कि अपनी महानता दिखा करके अपना चीज जो है वो दूसरों के देश, दूसरे देश के साथ भी शेयर करे। इससे यूरोप की ही कद बढ़ेगी। ऑथर अंडरलाइंस मटेरियलिज्म रोल इन ह्यूमन वेलफेयर। अब मानव के वेलफेयर में जो है भौतिकवाद की क्या क्या इम्पैक्ट है। अक्सर आजकल देख रहे होंगे कि मटेरियलिस्टिक लाइफ ही लोग जी रहे हैं, साधारण जीवन कोई जी नहीं रहा है। सब लोग भौतिकवाद से जुड़ा हुआ है। सब लोग अपने अपने चाह रहा है कि किसी तरह कहीं से पैसा लूट कर लेते हैं, कि भौतिकवाद सुख भोग विलास की वस्तुएं अपने लिए इकट्ठा कर ले। साइंस डज नॉट होल्ड ऑल ट्रूथ। साइंस जो है वो सारे सत्य को होल्ड नहीं कर सकता है। साइंस के साथ साथ वो यूरोप में कह रहे हैं कि साइंस का तो ग्रोथ किया है यूरोप ने, लेकिन साइंस के साथ साथ इनके द्वारा ह्यूमैनिटी का ग्रोथ नहीं हो पाया है यूरोप में। जो मानव का विकास होना चाहिए, जो मानवता की नीति होनी चाहिए, वो खो दिया है कहीं ना कहीं यूरोप द्वारा, खोया जा रहा है यूरोप में। इसको बचाने की आवश्यकता है। वो इस समय वो भी चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ कितने महान पोएट वगैरह हुए, कितने महान दार्शनिक वगैरह हुए, विचारक वगैरह यूरोप की धरती पर जन्मे। क्या जमाना था वो, जब वो लोग रहते थे और पूरी दुनिया की घटनाओं के बारे में वो लोग बात करते थे, मानवता की बात करते थे। लेकिन आज यूरोप को क्या हो गया है? द वेमोन्स द मिसयूज ऑफ साइंस। और ऑथर जो है, ऑथर विमोन्स
द मिसयूज ऑफ साइंस, और यहीं पर जो ऑथर है वह शोक मनाते हैं जिस प्रकार से साइंस का जो दुरुपयोग हो रहा है, साइंस का जो दुरुपयोग हो रहा है, इससे वो बहुत ही आहत हैं ऑथर। अब लास्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि साइंस मस्ट लीड टू हैवरिस एंड कॉलोनियल इंस्टिंक्ट। तो ये कहते हैं ऑथर कि साइंस में जो भी वृद्धि यूरोप द्वारा पाई गई है, ये पूरी दुनिया को बतानी चाहिए इनको, और पूरी दुनिया को भी सिखाना चाहिए। इससे यूरोप की ही महानता बढ़ेगी, और हम लोग पूरे विश्व ही हम लोग परिवार है, तो परिवार में सब कुछ बांट मिल करके ही चलना चाहिए, ऐसा ऑथर कहते हैं। अब लास्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। एज द इटर्नल ऑप्टिमिस्ट ऑथर सी होप्स इन सर्च, ऑथर सी होप्स। तो यहाँ पर जो ऑथर हैं वो शाश्वत आशावादी हैं, और यूरोप जो वो आए हैं यहाँ पर स्पीच देने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ मानवता को खोजने आए हैं, मानवता की आवाज उठाने यूरोप की धरती पर आए हैं, ताकि पूरे विश्व में मानवता का प्रचार प्रसार हो और सभी लोग मानवीय जीवन जिए, न कि ये भौतिकवाद की जीवन जिए। एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, लड़ाई का मतलब ये सब बंद होना चाहिए, ये ऑथर के द्वारा वहां पर जाकर के कहा गया उस स्पीच में। तो यही है टोटल दोस्तों स्पीच। आशा करते हैं कि आप लोग समझे होंगे, और इस वीडियो को एक दो बार अच्छे से देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि द वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी में आपको कोई भी परेशानी होगी। ये टोटल 27 मैंने जो पॉइंट गिनाए हैं, ये 27 के 27 आप अपनी उंगलियों पर देख लीजिए, रट लीजिए, और इसी 27 पॉइंट में जो जो चीजें मैंने कहा है उन चीजों को जाकर के आप अपने एग्जाम में कोट कर देते हैं। दैट इज इनफ फॉर योर NHN इंग्लिश एग्जाम। और एक आज मैंने कोट अपलोड किया, सॉरी डाउनलोड किया है, तो वो मैं चाहूंगा कि वीडियो के अंत में पढ़ दूं। तो कोट कुछ इस प्रकार है कि मेरी तारीफ करो या मुझे बदनाम करो, मेरी तारीफ करो या मुझे बदनाम करो, जो भी बात करनी है छुपकर नहीं सरेआम करो। तो ये कोट था, और इसी प्रकार से हम सारे वीडियो में अब लास्ट में एक कोट लाएंगे। और वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा भैया लोग, और जितने भी लोग देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, ये जो NHN इंग्लिश की जब प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो जैसा आपका आदेश होगा, यदि आप कहेंगे कि पॉलिटी का सेगमेंट स्टार्ट कर दिया जाना चाहिए इस चैनल पर, स्पेशली मैं M लक्ष्मीकांत को प्रीफर करता हूं, तो M लक्ष्मीकांत से ही पॉलिटी का वीडियो मैं अपलोड करूंगा। और यदि आप कहेंगे कि नहीं पार्ट थर्ड का ही कंटेंट चाहिए, मतलब पार्ट थर्ड जो आप तो पार्ट 2 से पार्ट थर्ड में जाएंगे, तो पार्ट थर्ड का यदि कंटेंट चाहिए तो शुरू से हम आपको जिस प्रकार से मेडाइवल और मॉडर्न की बात होती है पार्ट थर्ड में, स्पेशली हिस्ट्री ऑनर्स के लिए मैं कर सकता हूं, और साथ ही साथ यदि पॉलिटिकल साइंस वाले भी कहेंगे तो पॉलिटिकल साइंस वाले के लिए भी मैं कर दूंगा, और होप कि इकोनॉमिक्स वाले के लिए भी मैं कर सकूं, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी मेरा फेवरेट ही सब्जेक्ट है। दैट्स वाई कि मैंने बैंकिंग का एक वीडियो अपलोड कर भी रखा है। और देखिए मैं जो इसमें पार्ट थर्ड का जो मैं कंटेंट दूंगा वो तो पेन पेपर पे लिख करके ही दूंगा, क्योंकि इस तरह से बोल करके मुझे भी नहीं पता चलता है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को या नहीं समझ पा रहे होंगे। ये तो पूरा पूरा वैदिक सिस्टम वाला एकदम ज्ञान, मतलब हम लोग ज्ञान जो है वो बांटने आदान प्रदान करने आ गए हैं। उस समय भी श्रवण करके ही ज्ञानों को लिया जाता था। वेद व्यास जी के वगैरह के बारे में पढ़े होंगे आप लोग। तो वेद का जो उस समय मतलब वेद जो है उसका ओरिजिनल कॉपी जो था वो खत्म हो गया था, मतलब किसी आक्रांताओं की वजह से उसको खत्म कर दिया गया था। तो वहां के जो उस समय के बड़े बड़े वैदिक किस्म लोग थे, वेदाचार्य लोग थे, तो उनके द्वारा वो चीज स्मरण कर लिया गया और धीरे धीरे ऑरली सबको बता दिया गया, तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो चला गया। तो इस प्रकार से वेद की जो जीवांत थी, मतलब जीवन, वो बची रही अभी तक हम लोग। अब तो वेद जो है वो टेक्स्ट बन गया है, जिसका कि 4 तरह के वेद है। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, अथर्ववेद भी है। तो वो तो हिस्ट्री की बात रही। चलिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, रात्रि भी मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।